हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था या पढ़ा था कि ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकालते हैं। अब हमको कंसंट्रेशन अगर बदल देंगे या फिर कंसंट्रेशन में किसी तरह का बदलाव कर देंगे, जैसे स्टैंडर्ड में क्या था 1 मोलर और टेम्परेचर था 298 केल्विन और प्रेशर था 1 एटीएम। तो हमें करना क्या है कि अगर कंसंट्रेशन अगर हम बदल देंगे तो अगर 1 मोलर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। इसमें अगर जब हमको ईएमएफ अगर हमको निकालना हो गैल्वेनिक सेल का तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया गया था, दैट इज़ कॉल्ड नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन जब बदल जाता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ सेल, तब हम ईएमएफ निकालते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। चलिए, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ एन गैल्वेनिक सेल। हमने आपको क्या सिखाया था याद कीजिए। लोन याद है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है, ये जो प्रेजेंटेशन है जो सेल का, इसमें जो लेफ्ट साइड वाला वो क्या है, एनोड, और ये राइट साइड वाला क्या होगा, कैथोड। इतना क्लियर है। अब ये जो बीच में आपका कनेक्टर लगा हुआ है, ये जो डबल लाइन से जो दिखाया गया है, ये जो कनेक्टर है ये क्या बताता है, साल्ट ब्रिज। और हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इससे हमको आखिर करना क्या है, ये जो सेल प्रेजेंटेशन है इससे हमें सेल रिएक्शन लिखना होगा। तो हमें इतना बस पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इससे हम अपना सेल का रिएक्शन लिखेंगे। कैसे, हमें पता है कि एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा उससे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। कैसे, गौर से देखो, M से जब Mn+ में गया तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो N+ था, वो जब यही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा तो कहाँ चला गया, N सॉलिड में। तो दोनों हाफ रिएक्शन मेरा तैयार हो गया। अब हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों से रिएक्शन को जब हम ऐड कर देंगे तो मेरा नेट सेल रिएक्शन मिल जाता है। तो नेट सेल रिएक्शन जब मेरा मिलेगा, कैसे, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, मेरा नेट सेल रिएक्शन मिल गया। तो नेट सेल रिएक्शन मिला, यहाँ से सबसे पहले पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमको एक सेल रिएक्शन मिला। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सेल के प्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना। इतना तक क्लियर है। चलिए, अब हमें यहाँ से जब रिएक्शन मिल गया तो एक टर्म डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशिएंट। अब ये क्या होता है, सुनिएगा। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करने के लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, वो बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन वही लॉ ऑफ मास एक्शन ओपन है रिएक्शन कोशिएंट के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी वक्त ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे, बस करना क्या है ऊपर में कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे में करना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका जो रेशियो लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन कोशिएंट। अब आते हैं इस रिएक्शन पे, गौर से देखिए इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन में आप देखिएगा तो आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट में ये दोनों हैं और रिएक्टेंट में ये दोनों, हमने दोनों को लिख दिया। क्लियर है। अब आइए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशिएंट। इसका प्रेजेंटेशन या तो QC से या Q से देखिएगा लिखा रहता है। चलिए, अब आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है, इस तरह से जो बॉक्स में किसी को लिखा जाता है, ये बताता है किसी का भी कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर। अब ये मोलर कंसंट्रेशन किसी भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम कंसीडर करते हैं 1। तो कहता है 1 क्यों, तो सुनिएगा। एक्चुअल में ये जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम का नीचे कंसेप्ट है तो वॉल्यूम सॉलिड का और लिक्विड का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होता है। तो जब कोई चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए उसका कंसंट्रेशन हम यानी एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन कितना कंसिडर करते हैं, 1। फिर से सुनिएगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मोलर कंसंट्रेशन हम कितना ले लेते हैं, 1। तो यहाँ पे ये जो N सॉलिड था और M सॉलिड था उसका हमने कितना ले लिया, 1। बचा कौन,
ये जो आपका जिसका कंसंट्रेशन आपको दिया गया था, ये दोनों बच गया। तो यहाँ पे ऊपर बचा Mn+ और नीचे में Nn+। करना कुछ नहीं था, फिर से बोलिए, Q बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका ऑक्सीडाइज पार्ट और ये है आपका रिड्यूस्ड पार्ट। वो बाद की बात, आपको इसी पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब आते हैं, अब कहता है नॉन्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो, उसके लिए एक थर्मोडायनेमिकल टर्म यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दैट इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, ऐसे भी जो वर्क डन होता है किसी भी, जैसे कोई भी सेल जो बैटरी है जो काम करता है, कितना काम किया, तो उसको हम सिंपल सा एक फार्मूला है जानते होंगे, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q इनटू V। वर्क डन बाय सेल इज Q इनटू V। अब वो कितना चार्ज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अगर टोटल चार्ज हम निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल हमें वर्क डन मिल सकता है। तो पहले इतना जान लीजिए कि वर्क डन को हम कैसे निकालें, Q इनटू V से, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखिए, इस चीज़ को समझिएगा। 1 फैराडे को डिफाइन किया गया है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ही बताना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और मोल जो है दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया मेरा 96,500 कूलम। कहने का मतलब समझिए, ये जो 1 फैराडे बराबर हम जानते हैं 96,500 कूलम। कैसे 1 फैराडे ये किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज और 1 मोल में इतना नंबर, इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आया। एकदम थ्योरी क्लियर रखिए। देखिए, ये सब चीज़ याद करना होता है, बट ये चीज़ एक जगह एक बार पूछा हुआ है कि 1 फैराडे इतना क्यों बताता है, और आगे चल के थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आएगा जिसमें आपको याद रखना होगा 1 फैराडे क्या कहलाता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलिए, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज है, तो मान लो वहाँ n नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NF। क्लियर है, 1 के लिए 1 फैराडे, तो n मोल के लिए n फैराडे, NF यानी टोटल चार्ज हो गया मेरा n × F। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ये जो पोटेंशियल था, वो जो वोल्टेज था, वो बैटरी का क्या बताएगा, उसका EMF। और जितना वो यूज़फुल काम करेगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा G के बराबर। दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए लिए हैं क्योंकि एनर्जी घटता है। कहोगे सर कैसे। अब एक बात बताओ, अगर हम काम करेंगे तो मेरे शरीर का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो एनर्जी अगर घटेगा तो एनर्जी चेंज कैसा होगा, निगेटिव। एनर्जी चेंज कैसा होगा, निगेटिव। यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। मेरा जो यूज़फुल एनर्जी होगा, जो कि सेल जो काम करेगा, वो वर्क डन मेरा कितना होगा, माइनस डेल्टा G। क्योंकि यह एनर्जी घट रहा है इसलिए माइनस का टर्म, तो यानी कि हम कहेंगे माइनस डेल्टा G बराबर वर्क डन। वर्क डन कितना था, Q × V। अभी अभी आप सीखे थे कि टोटल चार्ज कितना, NF, और V बराबर क्या था, EMF ऑफ सेल। यानी डेल्टा G बराबर आ जाएगा माइनस NFE सेल। क्या आ गया मेरा, माइनस NFE सेल। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो ये जो डेल्टा G आया है, ये मेरा बता रहा है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड कब, यानी कि आपका कोई एक पैरामीटर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर जब मेंटेन नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड। और जब मेंटेन रहेगा तो वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा G0। यहाँ पे देखिए डेल्टा G0, तो यानी E0 के जगह पर क्या आ जाएगा, E0 सर। तो इस एक्सप्रेशन को अब आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखना है। बोलिए एक बार, डेल्टा G बराबर माइनस NFE सेल और डेल्टा G0 बराबर माइनस NFE0 सेल। अब यहाँ पे एक एक एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, जो चीज़ हमने आपको बताया। यहाँ पे डेल्टा G और डेल्टा G0 क्या था, डेल्टा G था फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड और डेल्टा G0 है स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्लियर है। ई सेल क्या था, EMF ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड और E0 सेल होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर है। N बताएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F मेरा बताएगा फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96,500। इतना क्लियर है। अब हमको एक और रिलेशन पढ़ना है डेल्टा G और डेल्टा G0 के। डेल्टा G और डेल्टा G0 मतलब वो जो गिब्स फ्री एनर्जी था, चेंज इन फ्री एनर्जी,
उसको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें रिलेशन देखना है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट इस तरह से याद रखिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी। ये लॉग जो है ये बेस 10 वाला है, ठीक है। अभी हमने डेल्टा जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था क्या, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट बराबर पढ़ा था आपने कि माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी। हमने बस दोनों जगह रख दिया। अब गौर से देखो, चूंकि माइनस एन एफ सब जगह है तो हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो गौर से देखिए, हर जगह से, दोनों जगह से एन एफ आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए एन एफ कैंसिल हुआ, यहाँ भी एन एफ कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो माइनस है वो यहाँ क्या कर देगा, माइनस। तो एक एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, चलिए देखिएगा, ई सेल, यहाँ बचा कौन, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यहाँ माइनस हो जाएगा और सारा का सारा टर्म ऐसे लिख देंगे। तो बोले एक्सप्रेशन क्या मिला, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू सी। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए, यही है मेरा नॉन्स्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, ये बेसिक फॉर्म है। अब इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि देखिए आपके स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर नहीं भी मेंशन करता है तो हम मान के चलते हैं कि इट इज़ टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन, क्योंकि वो लैब में हो रहा होगा, वो लिखेगा कि सेल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन लैब, तो आपको मान के चलना पड़ेगा टेम्परेचर कितना है, 298। अब गौर से देखो, यहाँ पे जो कांस्टेंट सारा टर्म है, तो कांस्टेंट कौन है, n को अगर छोड़ दो तो ये जो जितना टर्म है सारा का सारा कांस्टेंट है। 2.303 r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर, f फैराडे। जब सारे का वैल्यू रखा गया, इन सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखा गया, तो मेरा वैल्यू कितना मिला, 0.059, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसमें जैसे ही हम रखे तो मेरा इक्वेशन हो गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। यही जो दोनों एक्सप्रेशन था, ये पहला और ये दूसरा, ये स्पेशल कंडीशन है 298 केल्विन पे, दीज आर कॉल्ड नॉन्स्ट इक्वेशन। तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे 2 बार कम से कम इक्वेशन को लिखिए। हमने डेरिवेशन जिस तरह से बताया है, काइंडली इसको अगर एक बार लिख के अगर पढ़ जाइएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है, एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं बनता है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, जैसे पढ़ने बैठते हैं थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। देखिए, यूज़ करने वाले लोग का बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, और जो लोग थोड़ा सा भी अनसीरियस हो जाते हैं तो फिर नॉन सीरियस वाले को तो बड़ा दिक्कत है बाबू। तो थोड़ा सा आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियस बनिए। चलिए, नॉन्स्ट इक्वेशन में अब हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देखेंगे। इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, नॉन्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन देखिए, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सेल में, गैल्वेनिक सेल में किसको कहेंगे, एक बात बताओ, जब सैचुरेशन का फेज आ जाए, सैचुरेशन मतलब कि जितना पोटेंशियल ताकत एनोड का हो जाए उतनी ही ताकत किसका हो जाए, कैथोड का। तो जब दोनों का ताकत सेम हो जाएगा तो ना तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जाएगा और ना तो कैथोड से एनोड में आएगा, तो क्या होगा, मतलब ना तो किसी तरह का करंट का, किसी तरह का फ्लो नहीं होगा। जब आपका कोई फ्लो नहीं होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ नॉन स्टैंडर्ड वाला 0 होगा। फिर से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन का फेज होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ, स्टैंडर्ड वाला नहीं, नॉन स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरा, 0, ठीक है। तो अभी हमने डेल्टा जी बराबर नॉन स्टैंडर्ड बराबर पढ़ा था एन एफ ई सेल, तो डेल्टा जी भी 0, नॉन स्टैंडर्ड का फ्री एनर्जी चेंज ये भी 0, और ये जो आपका दोनों का जो रिलेशन था डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 इंटू लॉग क्यू सी। अब देखो, जैसे ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि डेल्टा जी तो 0 हो गया। ये क्या था, याद करो, रिएक्शन कोशिएंट। ये कब लागू होता था, रिएक्शन के किसी भी टाइम पे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमने आपको शुरू में ही कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इक्विलिब्रियम पे यही जो मेरा रिएक्शन कोशिएंट है, इट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी Kc के बराबर। ये क्लियर है, वाई Qc बिकम्स इक्वल टू Kc, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशिएंट किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है हमारा। चलिए,
अब कहता है इस रिलेशन में आ जाइए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू बोलिए 0, डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है, बाकी सब का वैल्यू रख दिया, क्यू सी की जगह क्या कर दिया के सी। क्लियर है। इधर 0 था यानी ये पूरा का पूरा टर्म इधर आके क्या हो गया निगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन अब आपको याद रखना है। बोलिए एक बार, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी इंटू लॉग के सी, ये आ गया मेरा डेल्टा जी नॉट का टर्म। अब आते हैं फिर से वही गैल्वानिक सेल में। गैल्वानिक सेल का जो आपका नर्स्ट इक्वेशन जो आया था उसको याद कीजिए, क्या था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 बाई 303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू सी था। तो ये तो बेसिक था, बेसिक इक्वेशन था। अब इसको हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जैसे ही लाओगे, हमने क्या बोला था कि नॉन स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ कितना हो जाएगा 0 और क्यूसी हो जाएगा मेरा केसी के बराबर। अप्लाई कर दो, चेक करो, ये वाला वैल्यू 0, बाकी सब सेम है, क्यूसी बराबर क्या हो गया केसी। तो ये जो सारा टर्म है ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, आपका एक्सप्रेशन आ गया ई नॉट सेल बराबर प्लस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग के सी। फिर वही 25 डिग्री पे यानी 298 केल्विन पे ई नॉट सेल बराबर कितना मिलेगा 0.059 बाई एन इंटू लॉग के सी। इस इक्वेशन पे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, हर गाइड में मिलेगा। पीएमटी करीबन हमको लगता है अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जेई में 2-2 क्वेश्चंस इधर करेंटली पूछे गए हैं। तो काइंडली इस इक्वेशन को आप कम से कम जिस तरह से डेरिवेशन हुआ एक बार देखिए, और इसका प्रॉब्लम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्रॉब्लम हम लोग अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम रोकते हैं इसके थ्योरी के पार्ट को। काइंडली लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे आपके पास। थैंक यू।